वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1। एक सुनसान से दिखने वाले फैक्ट्री में गोली की आवाज़ें आ रही थी। वही एक घायल लड़की एक पिलर के पीछे से गुंडों पर लगातार निशाना लगाए जा रही था। उसका हर एक निशाना उनके सर के बीचों बीच लग रहा था, पर वो लड़की बहुत ही घायल अवस्था में थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोटें लगी हुई थी। वही उसके पेट से खून की धारा बह रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, फिर भी वो कैसे भी करके अपनी आंखों को खोल के रखी हुई थी। अब तो उसके पास गोलियां भी खत्म होने को आई थी। अभी वहां एक आवाज गूंजी, हार मान लो डार्केस्ट, अब तुम हमसे नहीं बच सकती। तुम्हारा घमंड तो आज मैं अपने पैरों के नीचे कुचलूंगा। इतना कह वो आदमी तेज तेज हंसने लगा। वही डार्केस्ट की आंखें खून की तहरे लाल थी। ऐसा लग रहा जैसे किसी भी टाइम आंखों से खून बहने लगेगा। उसने अपने पास देखा, उसके पास अब बस एक गोली बची थी। वही अब एकदम शांति थी, उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देख उन्हें लगा शायद डार्कनेस हार मान गई है। ऐसा सोच वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहां डार्कनेस छुपी हुई थी। वहां जाके देखा डार्कनेस वही नीचे गर्दान झुका के बैठी हुई थी। ये देख वो लीडर हंसते हुए बोला, क्या हुआ डार्कनेस, आखिर हार ही गई तुम? मैंने कहा था ना कि खत्म कर दूंगा तुम्हें, देखो आखिर में जीत ही गया, आखिर खत्म कर ही दिया मैंने डार्कनेस को। इतना कह वो तेज तेज हंसने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने सर नीचे करके देखा तो डार्कनेस हंस रही थी। डार्कनेस अपना सर उठा के उसकी आंखों में देखकर अपनी क्रिपी एंड डेंगर्स वॉइस में बोलती है, डार्कनेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, पर डार्कनेस सभी को अपनी डार्कनेस में मिला सकती है जब तक कोई कुछ समझ पता। उसने अपना गन उठाकर वहीं पर मौजूद एक ड्रम पर गोली चला देती है। उसमें केरोसिन का तेल था। गोली लगते ही वो पूरी जगह आग में घिर जाती। धीरे धीरे आग उस पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लेता है। ये मंजर इतना डरावना था कि किसी की भी रूह तक कांप जाए। वही इन सब से दूर राजस्थान के सबसे बड़े इन लग्जूरियस हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के अंदर एक लड़की वेंटिलेटर में लेटी हुई थी। अचानक से वार्ड के बाहर तेज बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो आज वो कहीं पर तो गिरी होंगी। तभी अंदर अचानक से मशीनों में आवाज आने लेती है। बेड पर लेटी लड़की जो इतने महीनों से कोमा में थी, अचानक से उसकी उंगलियां हिलने लगती है और एकाएक उस लड़की की आंखें खुल जाती है। आज सुबह से पूरे हॉस्पिटल में कोहराम सा मचा हुआ था। हर कोई जल्दीबाजी में लग रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी काफी शॉक में थे। जिस पेशेंट की उन्होंने जागने की उम्मीद तक छोड़ दी, अचानक से उस पेशेंट ने अपनी आंखें खोल दी। यहाँ तक कि अब वो बहुत तेजी से रिकवर भी हो रही है। वीआईपी वार्ड के बाहर पूरे कॉरिडोर में ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स भरे हुए थे। वही वार्ड के अंदर एक बला सी खूबसूरत लड़की बेड पर बैठी हुई थी। वही उसको चारों तरफ से बहुत सारे डॉक्टर्स ने घेरा हुआ था। वही बेड पर बैठी लड़की चुपचाप अपने चारों तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था। तभी अचानक के वार्ड का दरवाजा झटके से खुला। आवाज सुनकर सबका ध्यान उस तरफ गया। दरवाजे पर एक 60-70 साल की एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। दिखने में वो जरूर बहुत बुरी दिख रही थी, पर उनके चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने रजवाड़े कपड़े पहन रखे थे, माथे पर रकड़ी, गले में मोतियों की माला, हाथ में राजसी डीजन वाले सोने के कड़े पहने हुई थी। वो औरत अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए बेड पर लेटी लड़की को देख रही थी। वही उस महिला को देखते ही सारे डॉक्टर्स अपना सर झुकाया बेड से दूर खड़े हो जाते हैं। वो औरत जल्दी से लड़की के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहती है, मेरी बच्ची कैसी है आप ठीक तो है ना? आपको पता नहीं हमारी क्या हालत हो गई थी जब हमने आपको इस हालत में देखा था, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है उन्होंने आपको हमें वापस लौटा दिया। ऐसा बोलते हुए उस महिला के आंसू बहे जा रहे थे। वही बेड पर बैठी लड़की उन्हें एकटक देखे जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों से उनका हाथ छुरा के उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, आप है कौन? वही उस लड़की के मुंह से ये बातें सुन वो महिला जम सी जाती है। वो बोलती है, ये आप क्या बोल रही है भौमी? फिर वो डॉक्टर्स की तरफ देख के पूछती है, हमारी बच्ची को क्या हो गया है डॉक्टर? उनमें से एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल का हेड था, वो डरते हुए आगे आकर सिर झुकाया हुए बोलता है, बड़ी रानी माँ हुक्म रानी साके। सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, शायद इस वजह से इनकी मेमोरी लॉस हो गई कि इन्हें अपनी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है। वही ये सुनकर वो लेडी तो शॉक हो जाती है। वो हैरानी से उनकी तरफ दिखने लगती है। कुछ टाइम बाद वार्ड में वो लड़की अकेली थी। वो हैरानी से सब कुछ समझने की कोशिश में लगी हुई थी। भूमि अपने मन में, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सब है कौन? मैं तो मर गई थी ना, तो यहाँ कैसे? और ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। भूमि नर्स से, सिस्टर मुझे वॉशरूम जाना है। नर्स भूमि के पास आकर उन्हें वॉशरूम तक जाने में हेल्प करती है। भौमी जैसे है अपना चेहरा आईने में देखती है, वो शौक में चली जाती है। आईने में खड़ी लड़की बला की खूबसूरत थी। आज तक भौमी ने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दूध से भी गोरा रंग, छोटा सा खूबसूरत चेहरा, उस पे वो बड़ी बड़ी ग्रीन आइज, छोटी सी नाक, पतले पिंक लिप्स, लंबी गर्दन और गले के बीचों बीच एक काला तिल, ब्राउन लॉन्ग सिल्की हेयर जो उसके घुटनों तक आते हैं। वही उसके माथे के बीचों बीच लाल सिंदूर जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था।
भौमी बस एकटक उस लड़की को देखे ही जा रही थी, तभी वो होश में वापस आती है और शौक में अपने फेस को छूने लगती है। ये कौन है बे, इतनी खूबसूरत लड़की? मेरा चेहरा कहाँ है? कहीं किसी ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा दी? ऐसा कह वो अपने चेहरे को छूने लगती है और अलग अलग शक्लें बनाने लगती। नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं है, तो आखिर मेरे चेहरे के साथ हुआ क्या? फिर वो अपना हाथ अपने सर पर रख के, कहीं मेरा रीबर्थ तो नहीं हुआ है? पर ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? ये सब तो बस कहानियों में होता है, तो फिर ये सब मेरे साथ हो रहा है? ऐसा कह वो सोच में पड़ जाती है। चैप्टर 2। बस एकटक उस लड़की को देखे ही जा रही थी, तभी वो होश में वापस आती है और शौक में अपने फेस को छूने लगती है। ये कौन है बे, इतनी खूबसूरत लड़की? मेरा चेहरा कहाँ है? कहीं किसी ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा दी? ऐसा कह वो अपने चेहरे को छूने लगती है और अलग अलग शक्लें बनाने लगती। नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं है, तो आखिर मेरे चेहरे के साथ हुआ क्या? फिर वो अपना हाथ अपने सर पर रख के, कहीं मेरा रीबर्थ तो नहीं हुआ है? पर ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? ये सब तो बस कहानियों में होता है, तो फिर ये सब मेरे साथ हो रहा है? ऐसा कह वो सोच में पड़ जाती है। अब आगे। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। भौमी ने एक नज़र मिरर में देखा, फिर दरवाजा खोल के बाहर आ गई। बाहर नर्स खड़ी थी। भौमी चुपचाप नर्स के साथ बेड पर चली आई। नर्स ने उसे बेड पर अच्छे से बिठाया। भौमी कुछ देर सोचती है, फिर जैसे ही नर्स से कुछ कहने जा रही थी, तभी वार्ड का गेट खुला और रानी माँ डॉक्टर के साथ चलते हुए अंदर आई। भौमी उन्हें देख चुप हो जाती है। बड़ी रानी माँ भौमी के पास बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। भौमी को पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी रानी माँ प्यार से पूछती है, अब कैसा लग रहा है आपको? भौमी हल्की स्माइल के साथ, अब हम अच्छे हैं। ये सुन बड़ी रानी माँ भी मुस्कुरा देती है। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर आप अपने घर जाएंगी, तब तक आप आराम करिए। भौमी ने भी उनकी तरफ देखकर अपना सर हिला देती है। बड़ी रानी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर वार्ड से बाहर चली जाती है। वही इस सब से काफी दूर एक बड़े से घर में एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था। घर में हल्की सी लाइट जल रही थी, पर उस आदमी का चेहरा छिपा हुआ था। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज आती है। वो इंसान उस आदमी के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता है। तभी अंधेरे से किसी की दमदार आवाज आई, बोलो क्या खबर लाए हो? आवाज सुनकर सामने खड़ा आदमी बोलता है, मालिक हुक्म, रानीसा को होश आ गया है, पर उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है। कुछ पर रुककर अंधेरे से आवाज आई, खबर पक्की है ना? जी मालिक, खबर एकदम पक्की है, सामने खड़े आदमी ने बोला। तभी अंधेरे से किसी की डरावनी हंसने की आवाज आई, लगता है हुक्म, रानीसा अपनी जिंदगी में कुछ और पल लिखवा के आई है। थोड़ी देर रुक के अपनी आवाज में नफरत भर के बोला, अच्छा है उसकी याददाश्त चली गई, वरना मुझे उसको वक्त से पहले ही अपने रास्ते से हटाना पड़ता। आखिर मेरे मकसद के बीच जो कोई भी आएगा उसे खत्म होना ही पड़ेगा। इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगा। वही उसके हंसने की आवाज सुन सामने खड़े आदमी के पैर भी थर थर कांपने लगा। वही हॉस्पिटल में भौमी बेड पर सोई हुई थी, पर उसके सर पर पसीने की बूंदें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रही हो। तभी अचानक से वो तेजी से उठ बैठी। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और बेड के साइड रखा पानी का गिलास उठा के एक सांस में ही सारा पानी पी लिया। भौमी ने खुद को संभाल कर बेड रेस्ट पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। भौमी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसकी पिछली जिंदगी का नाम निशा था, जिसको सारी दुनिया डार्कनेस्ट के नाम से जानती थी। निशा जब 12 साल की थी, तब निशा के माता पिता को गैंग के लोगों ने मार डाला था। अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए निशा ने भी अंडरवुड में कदम रख दिया। धीरे धीरे निशा पूरे अंडरवुड पर डार्कनेस्ट के रूप में राज करने लगी। निशा में बहुत सारे टैलेंट था, चाहे जो दिमाग के मामले में हो या फाइटिंग में। निशा को कोई नहीं हरा सकता। डार्कनेस्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा। लोगों के नजरों में डार्कनेस्ट मौत की देवी थी, जो लोगों को बस मौत देती थी, पर रियल में डार्कनेस्ट को कोई नहीं जानता। सारा, प्रदीप और मयंक, ये वो 3 पर्सन जिन पर निधि दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, पर उन्हीं लोगों ने निधि के पीठ पर छुरा घोंपा। जिस डार्कनेस्ट को कोई नहीं हरा सकता, वो डार्कनेस्ट अपनों से ही हार गई। सारा, जिसे निधि अपना सबसे सच्चा दोस्त समझती थी, उसी दोस्त ने डार्कनेस्ट के पावर के लिए निधि को धोखा दिया। मयंक, निधि का बॉयफ्रेंड, जो निधि से प्यार करने का दावा करता था, पर असल में वो सारा का बॉयफ्रेंड था, जिसे सारा के कहने पर निधि से प्यार करने का नाटक किया। और आखिर में प्रदीप, सारा का मुंह बोला भाई, जिसे सारा ने बचपन से मां बनकर पाला था, उसने भी पैसे और पावर के लालच में अपनी बहन के दुश्मनों से जा मिला। इन सब ने मिलकर डार्कनेस्ट के दुश्मनों से हाथ मिलाकर निधि को मरवाने का प्लान बनाया। निधि सोचने लगी कैसे उस दिन जब उसे दूसरे गैंग से किसी डील के लिए मिलने गई हुई थी, तब पास निधि एक अड्डे पर बैठी हुई थी। वही उसके सामने दूसरे गैंग का लीडर बैठा हुआ था। निधि के साथ सारा, मयंक, प्रदीप और उसके बॉडीगार्ड्स थे। सामने वाले गैंग का लीडर
तो क्या सोचा है तुमने इस डील के बारे में? वैसे भी इस डील में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बस तुम्हें कुछ लड़कियों का बंदोबस्त करना है, बाकी उन्हें दूसरे देशों तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है और इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें हम दोनों का 50-50। इतना कह वो डार्कनेस्ट को देखने लगा। सामने बैठी डार्कनेस्ट एटीट्यूड से अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा के बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में ड्रिंक की गिलास थी। वो ड्रिंक पीते हुए बोलती है, क्या बात है, तुमने तो पहले है सारा प्लान बना के रखा हुआ है। वेरी गुड। वैसे अगर प्लान की शुरुआत तुम्हारी ही बेटी से करूँ तो कैसा रहेगा? सुना है वो भी बड़ी जवान और खूबसूरत है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा तुझे। डार्कनेस्ट की बातें सुनकर सामने खड़ा गैंग लीडर गुस्से से भर गया। वो अपनी कुर्सी से उठकर डार्कनेस्ट पर चिल्लाकर बोला, ये क्या बोल रही हो तुम डार्कनेस्ट? हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? डार्कनेस्ट ने भी कोल्ड टोन में बोला, आवाज नीचे। डार्कनेस्ट पर चिल्लाने की तुम्हारी औकात नहीं है। क्या गलत कहा मैंने? तुझे ही तो लड़कियों की जरूरत थी ना, मैंने तो बस लड़की के बारे में बताई है। इतना कह डार्कनेस्ट आराम से सर उठाकर गैंग लीडर को देखने लगी। बस डार्कनेस्ट, बहुत बोल लिया तुमने, मेरी बेटी को उन आम लड़कियों से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? गैंग लीडर गुस्से से डार्कनेस्ट निधि को देखते हुए है। गैंग लीडर की बात सुन डार्कनेस्ट जो अब तक शांति और नॉर्मल थी वो अब गुस्से से खड़ी हो जाती है और कोल्ड टोन में बोलती है, क्यों? जब बात अपनी बेटी पर आ गई तो तुझे गुस्सा आ रहा है, और तू जो आम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है उसका क्या वो लड़कियां किसी की बेटी नहीं है? फिर गुस्से से बोलती है, डार्कनेस भले है गलत काम करती हो पर जब तक डार्कनेस रहेगी तब तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम जा सकते हो। डार्कनेस की बात सुन वो गैंग लीडर गुस्से से तिलमिला उठा। वो डार्कनेस की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, पिछताओगी तुम डार्कनेस, आज तुमने मेरी बेइज्जती की है, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। डार्कनेस निधि एटीट्यूड से अपने ग्लास से ड्रिंक पीते हुए बोली, डार्कनेस कभी वो काम नहीं करती जिससे उसे पछताना पड़े। डार्कनेस की बातें सुन गैंग लीडर गुस्से से वहां से बाहर चला गया। क्या सच में डार्कनेस पिछताएगी अपने फैसले पर? और कौन है वो आदमी जो लेना चाहता है हुक्मरानी सा की जान? क्या कामयाब हो पाएगा वो अपने मकसद में? चैप्टर 3। बस डार्कनेस, बहुत बोल लिया तुमने, मेरी बेटी को उन आम लड़कियों से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? गैंग लीडर गुस्से से डार्कनेस निधि को देखते हुए है। गैंग लीडर की बात सुन डार्कनेस जो अब तक शांति और नॉर्मल थी वो अब गुस्से से खड़ी हो जाती है और कोल्ड टोन में बोलती है, क्यों? जब बात अपनी बेटी पर आ गई तो तुझे गुस्सा आ रहा है, और तू जो आम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है उसका क्या वो लड़कियां किसी की बेटी नहीं है? फिर गुस्से से बोलती है, डार्कनेस भले है गलत काम करती हो पर जब तक डार्कनेस रहेगी तब तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम जा सकते हो। डार्कनेस की बात सुन वो गैंग लीडर गुस्से से तिलमिला उठा। वो डार्कनेस की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, पिछताओगी तुम डार्कनेस, आज तुमने मेरी बेइज्जती की है, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। डार्कनेस निधि एटीट्यूड से अपने ग्लास से ड्रिंक पीते हुए बोली, डार्कनेस कभी वो काम नहीं करती जिससे उसे पछताना पड़े। डार्कनेस की बातें सुन गैंग लीडर गुस्से से वहां से बाहर चला गया। अब आगे कुछ दिनों बाद डार्कनेस अपने अड्डे पर बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी वहां प्रदीप अपने हाथ में एक गिलास लेते हुए आया। वो निधि को ड्रिंक की गिलास देते हुए बोला, अंडस्को दीदी और कितना काम करेगी, आप थोड़ा रेस्ट भी ले लीजिए। निधि प्रदीप के हाथों से गिलास लेके उसका एक सिप पीते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को बस थोड़ा और काम है फिर हम आराम कर लेंगे। निधि ड्रिंक पीते हुए बोली, अंडस्को वैसे सारा और मयंक का काम कैसा चल रहा है, उनकी कोई अपडेट? प्रदीप अंडस्को सारा और मयंक ने कॉल किया था, वहां सब कुछ ठीक है। अभी वो बातें कर ही रहे थे तभी निधि का मोबाइल रिंग हुआ। निधि ने देखा तो सारा का कॉल था। निधि ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वहां से सारा की तेज तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर निधि के हाथ उसके फोन पर कस गए, तभी वहां से किसी आदमी के तेज तेज हंसने की आवाज सुनाई देती है। निधि का माइंड बहुत शार्प था, वो एक बार अगर किसी का चेहरा या आवाज सुन ले तो वो दोबारा कभी उसे नहीं भूलती थी। फोन पर आवाज सुन निधि पहचान गई कि ये उसी गैंग के लीडर की आवाज थी जो कुछ दिनों पहले लड़कियों की ट्रैफिकिंग वाली डील लेके आया था जिसे उसने मना कर दिया था। याद आते हैं निधि की आंखें गुस्से से भर गई। गैंग लीडर अंडस्को, मैंने कहा था ना डार्कनेस पिछताएगी, तू अब देख तेरी किंगजोरी मेरे हाथ लग गई है, अब उसके साथ मैं क्या करूंगा ये तू सोच भी नहीं सकती डार्कनेस। उसकी बातें सुन निधि ने मुठिया गुस्से से कस गई। उसकी आंखें देख लग रहा था अभी उसे जान से मार देगी। निधि अंडस्को, अगर सारा को कुछ भी हुआ तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगी, छोड़ दे सारा को। गैंग लीडर हंसते हुए, अंडस्को छोड़ दूंगा तेरी दोस्त को, पहले इतनी भी क्या जल्दी है, अब मेरी इसे थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, मुझे तो तू चाहिए। फिर सीरियस होकर बोला, अंडस्को आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा है तेरे पास इसे बचाने के लिए, अगर तू आधे घंटे में मेरे पास नहीं आई तो तुझे इसकी लाश भी नसीब नहीं होगी, और हाँ अकेली आना, अगर कोई भी चालाकी की तो इस लड़की का काम तमाम हो जाएगा। इतना बोल उसने फोन काट दिया।
निधि ने गुस्से से टेबल पर रखा बोतल जमीन पर फेंक दिया। निधि का गुस्सा देख प्रदीप टेंशन में बोला, क्या हुआ दीदी? निधि अंडरस्कोर सारा इन डेंजर। प्रदीप अंडरस्कोर व्हाट, ये क्या बोल रही है आप? निधि अंडरस्कोर अभी बात करने का टाइम नहीं है प्रदीप, अभी मुझे जाना होगा। प्रदीप अंडरस्कोर चलिए दी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। निधि अंडरस्कोर नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, वहाँ बहुत डेंजर है, और वैसे भी उसने मुझे अकेले बुलाया है। प्रदीप अंडरस्कोर बट दी आप अकेले? उद्धरण चिन्ह। निधि प्यार से प्रदीप के चेहरे को छूते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं होगा प्रदीप, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी सारा को लेकर वापस आ जाऊंगी। इतना कह निधि वहां से चली गई, पर पीछे प्रदीप के चेहरे पर अजीब से इमोशंस आ गए। थोड़ी देर बाद निधि एक फैक्ट्री ने बाहर अकेले खड़ी थी। वो अपना गन निकाल कर धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर चली गई। फैक्ट्री के चारों तरफ बहुत सारे गुंडे हाथों में गन्स लिए पहरा दे रहे थे। निधि ने धीरे से जाकर एक गुंडे का मुंह पकड़ झटके से मरोड़ दिया, जिसे गुंडा वही गिर गया। निधि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तभी उसकी नज़र सारा पर गई जो वही कुर्सी पर बंधी हुई थी। ये देख निधि ने आसपास देखा, वहां पर कई सारे गुंडे थे। तभी एक गुंडे की नज़र निधि पर गई, उसने उस पर फायर कर दिया। गन की आवाज़ सुन बाकी के गुंडे भी वहां पहुंच गए, उन्होंने भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। बट निधि भी डार्कनेस थी, वो आराम से उन गुंडों को मारने लगी। निधि की फिटिंग देख तो वो गुंडे भी हैरान रह गए, उन गुंडों का एक भी वार निधि को नहीं लग पा रहा था। बट अचानक से फाइटिंग करते हुए निधि का सर चकरा गया। निधि ने अपने आप को संभाला और अपना सर झटक उनसे लड़ने लगी। 5 मिनट में ही निधि ने सारे गुंडों को मर गिराया था। उनको मारने के बाद निधि सीधा भागते हुए सारा के पास गई। सारा बेहोश थी, उसके होठों के किनारों से खून बह रहा था। निधि अंडरस्कोर सारा। निधि ने जल्दी से उसकी रस्सी खोली। सारा सारा होश में आओ। निधि के बार बार बुलाने पर सारा ने अपनी आंखें खोली। निधि, सारा ने हल्की आवाज में बोला। निधि अंडरस्कोर हाँ सारा, मैं यहीं पर हूँ। इतना कहकर निधि ने उसे अपने गले से लगा लिया। तभी पीछे से आवाज, क्या बात है डार्कनेस, आखिर तुम आ ही गई अपनी दोस्त को बचाने। उफ, ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। निधि ने पीछे देखा तो वहां वही गैंग लीडर मौजूद था। निधि गुस्से से अंडरस्कोर ये तूने ठीक नहीं किया, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का किडनैप करने की, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। गैंग लीडर डरते हुए, मुझे माफ कर दो डार्कनेस, मैंने गलती कर दी, मुझे तुम्हारे दोस्त को किडनैप नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे जाने दो। अचानक से वो तेज तेज हंसने लगा। डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नासमझ हो। आखिर अब मुझे समझ आया कि ये कैसे तुझे इतने टाइम तक बेवकूफ़ बना सके। निधि नासमझी से उसे दिखने लगी। कहना क्या चाहते हो तुम? अचानक से निधि का सर बहुत तेजी से घूमने लगा। निधि ने मुश्किल से खुद को गिरने से रोका, इससे पहले निधि कुछ कर पाती। उसे अपने पीठ पर शार्प पेन महसूस हुआ। निधि ने पीछे देखा तो वहां सारा अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए उसे देख रही थी। उसके हाथ में खंजर था जिसे उसने अभी निधि के पीठ पर वार किया था। सारा ने अपनी आंखों में नफरत लिए एक बार और निधि के पीठ पर वार किया। निधि ने अपनी आंखें मींच ली पर उसने अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली। सारा ने निधि को धक्का देकर गैंग लीडर के साथ खड़ी हो गई। निधि अपने आप को संभाला ही था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। तो फाइनली ये गेम खत्म होने वाला है। निधि ने कर उठाकर उस ओर देखा तो वहां से मयंक चलते हुए आ रहा था। मयंक आकर सारा के पास खड़ा हो गया। निधि भी यकीनी से उन दोनों को देख रही थी। निधि अंडरस्कोर मयंक सारा, तुम दोनों? क्यों? सारा नफरत से, हाँ हम, और ये सब कुछ हमारा ही प्लान था तुझे मारने के लिए। और तू मेरे से पूछ रही है क्यों? तो सुन, आई हेट योर, नफरत करती हूँ मैं तुझसे। मैंने ये सब कुछ पावर पैसों के लिए किया। मुझे कोई तेरी दोस्ती वोस्ती की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तेरी पावर चाहिए, वो सब कुछ चाहिए जो तेरा है। सारा निधि के पास घुटनों के बल बैठते हुए बोली, और इसीलिए मैंने तुझसे दोस्ती की, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को तेरे पास भेजा तुझसे प्यार का नाटक करने के लिए, ताकि वक्त आने पर तेरा सब कुछ तुझसे छीन सके। फिर हंसते हुए बोली, और देख आज वो टाइम आ चुका है, और तुझ पता है इन सब में हमारी मदद किसने की? फिर वो निधि हाथ चेहरा पकड़ गेट की तरफ करते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तेरा मुंह बोला भाई। इतना बोल वो पागलों की तरह हंसने लगी। वही निधि की आंखें लाल हो गई। वो एकटक दरवाजे की तरफ दिखने लगी जहां से प्रदीप चलते हुए अंदर आ रहा था। प्रदीप आकर सारा के पास खड़ा हो गया। निधि प्रदीप के आंखों में देख रही थी जिसमें कोई भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। सारा फिर बोली, पता है तुझे, तूने यहाँ आते वक्त जो ड्रिंक पिया था ना, उसमें जहर था, ऐसा जहर जो धीरे धीरे तेरे पूरे शरीर में फैल कर तुझे खत्म कर देगा। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। इस बार उसके साथ सभी हंस रहे थे पर प्रदीप अभी भी शांत था। सारा अंडरस्कोर चल अब हम चलते हैं, सो एंजॉय योर जर्नी। इतना बोल सारा प्रदीप और मयंक को लेकर वहां से चली गई। उन लोगों के जाने के बाद गैंग लीडर निधि से पास आते हुए बोला, चल डार्कनेस, अब तेरा किस्सा यही खत्म हुआ।
इतना बोल जैसे ही वो निधि को शूट करने जा ही रहा था, अचानक से जो निधि इतनी देर से जमीन पर पड़ी हुई थी उसने तेजी से उसके हाथ पर एक किक जड़ दी और वहीं पर मौजूद बंदूक उठाकर उन पर शूट करने लगी। आखिर क्या होगा आगे? आखिर क्यों किया प्रदीप ने निधि के साथ धोखा? क्या निधि लेगी बदला अपने साथ हुए धोखे का या माफ कर देगी उनके गुनाहों? चैप्टर 4। प्रदीप आकर सारा के पास खड़ा हो गया। निधि प्रदीप के आंखों में देख रही थी जिसमें कोई भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। सारा फिर बोली, पता है तुझे, तूने यहाँ आते वक्त जो ड्रिंक पिया था ना, उसमें जहर था, ऐसा जहर जो धीरे धीरे तेरे पूरे शरीर में फैल कर तुझे खत्म कर देगा। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। इस बार उसके साथ सभी हंस रहे थे पर प्रदीप अभी भी शांत था। सारा अंडरस्को, चल अब हम चलते हैं, सो एंजॉय योर जर्नी। इतना बोल सारा प्रदीप और मयंक को लेकर वहां से चली गई। उन लोगों के जाने के बाद गैंग लीडर निधि से पास आते हुए बोला, चल डार्कनेस, अब तेरा किस्सा यही खत्म हुआ। इतना बोल जैसे ही वो निधि को शूट करने जा ही रहा था, अचानक से जो निधि इतनी देर से जमीन पर पड़ी हुई थी उसने तेजी से उसके हाथ पर एक किक जड़ दी और वहीं पर मौजूद बंदूक उठाकर उन पर शूट करने लगी। अब आगे। सुबह चिड़ियों की आवाज के साथ भौमी की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा तो वो उसी हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। नर्स ने भौमी को वॉशरूम जाने में हेल्प की। वैसे तो भौमी के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन लंबे समय से कोमा में होने के कारण उसके शरीर में काफी वीकनेस आ गई थी। वो अभी ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती थी, उसे अभी चलने फिरने में हेल्प की जरूरत पड़ती है। थोड़ी देर बाद भौमी वॉशरूम से बाहर निकली। अभी भौमी बेड पर बैठी ही थी कि वार्ड का दरवाजा खुला। भौमी ने उस तरफ देखा तो वहां बड़ी रानी माँ खड़ी थी। बड़ी रानी माँ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को तो उठ गया आप? भौमी हल्की मुस्कुराहट के साथ, अंडरस्को जी। बड़ी रानी माँ भौमी के सर पर हाथ फेरते हुए, अंडरस्को आखिरकार आज इतने समय बाद आप अपने घर जाएंगी, हम बहुत खुश हैं। भौमी उनकी बात सुन हल्की सी स्माइल कर देती है, पर उसके मन में काफी सवाल थे कि आखिर ये है कौन? अगर वो शादीशुदा है तो उसका पति कहाँ है? अभी तक सिर्फ यही उनसे मिलने आती है, पर बाकी का परिवार कहाँ है? भौमी को अभी तक ये तो पता चल चुका था कि वो किसी भौमी सिंह राजावत नाम की लड़की के शरीर में है। भौमी सिंह राजावत 19 साल की बेहद ही सौम्य, सुशील और मासूम लड़की, एक अनाथ जो बचपन से अनाथालय में पली बड़ी है। कौन इसको अनाथालय में छोड़ गया था किसी को नहीं पता। भौमी अभी कॉलेज की स्कॉलरशिप के जरिए फर्स्ट ईयर में LLB की पढ़ाई कर रही है। भौमी राजस्थान के रॉयल फैमिली राजावत खानदान की बड़ी बहुत है। राजावत खानदान की हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है। राजावत खानदान की पुरखे राजस्थान में राज करते आई है। आज़ादी के बाद जरूर किंगडम सिस्टम को खत्म कर दिया, पर राजस्थान में आज भी इस सिस्टम को अपना के रखा है। नाम के लिए यहाँ गवर्नमेंट रूल करती है, बट उसका सारा पावर राजावत के पास है। आज के समय में राजस्थान की 70% इंडस्ट्री राजावत खानदान इनके अंदर आती है। राजावत इंडस्ट्री एशिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट रिचेस्ट कंपनी में आता है। राजावत खानदान की नियम के अनुसार राजावत परिवार का सबसे बड़ा बेटा ही हकम शाह की गद्दी पर बैठता है। राजस्थान के लोग हकम शाह को भगवान की तरह पूजते हैं। अभी भौमी के सामने जो खड़ी है वो राजस्थान की पूर्व हुक्मरानी सा प्रभा सिंह राजावत है। इनके पति महेंद्र सिंह राजावत राजस्थान के पूर्व हुक्मसा थे, पर अभी इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बड़े पोते एकाक्ष सिंह राजावत को दे रखी है। एकाक्ष सिंह राजावत राजस्थान के वर्तमान हुक्मसा और भौमी के पति प्रभा ने ही एकाक्ष के लिए भौमी को चुना था, जिसके लिए ज्यादा कोई खुश नहीं हुई क्योंकि भौमी अनाथ थी। बट फिर भी प्रभा जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। 1 साल पहले जब प्रभा जी अनाथाश्रम में डोनेशन करने आई थी तभी उन्होंने भौमी को देखा था। भौमी की सादगी और इनोसेंटनेस ने प्रभा जी का दिल जीत लिया और इन्होंने अपने पोते एकाक्ष से शादी भौमी से कराने का फैसला किया। राजावत के नियम के अनुसार हुक्मसा की गद्दी में बैठने से पूर्व उसका विवाह होना जरूरी है, क्योंकि हुक्मसा और हुक्मरानी सा दोनों का राज्याभिषेक एक साथ किया जाता है, जिस कारण एकाक्ष ने भौमी से शादी करने के लिए हाँ बोला था। अभी भौमी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि प्रभा जी ने उसे टोक दिया। अंडरस्को भौमी, क्या सोच रही है आप? भौमी उनकी तरफ देखते हुए, अंडरस्को कुछ नहीं दादी जी। भौमी की बात सुन प्रभा जी थोड़ा उदास हो जाती है। प्रभा जी को उदास देख पता नहीं क्यों भौमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भौमी जल्दी से, अंडरस्को क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई, क्या मैंने कुछ गलत बोला? प्रभा जी, अंडरस्को नहीं बेटा, वो क्या है ना, आप हमेशा हमें दादी माँ सा बुलाती है इसलिए। भौमी, अंडरस्को बस इतनी सी बात, और तो आज से मैं भी आपको दादी माँ सा ही बोलूंगी। इतना कह वो मुस्कुरा देती है। भौमी की बात सुन प्रभा जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो प्यार से भौमी के सर पर हाथ फेरती है।
भौमी उपनिधि जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, फिर बाद में उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने वाला या इतना प्यार करने वाला कोई नहीं था, आज प्रभा जी का इतना ममतामय स्पर्श पाकर काफी खुश थी। प्रभा जी चलिए बेटा, आज आपको हम अपने हाथों से तैयार करेंगे। भौमी भी इस बात पर अपने पल के हाँ में झुका देती है। प्रभा जी ने भौमी को बेहद प्यार से तैयार करने लगती है। भौमी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए प्रभा जी ने भौमी को काफी सिंपल तैयार किया था। भौमी ने हल्की गुलाबी रंग का सूट पहना था, हाथों में 2 पतले चूड़ियां, पाँव में सिंपल सी बिछुड़ी, क्योंकि भौमी शादीशुदा थी इसलिए ये पहना कंपलसरी था। कानों में 2 छोटे छोटे सोने की बलियां पहनी हुई थी। प्रभा जी ने उसके लंबे बालों की चोटी बना दी थी, वही मांग में चटक रंग का लाल सिंदूर। प्रभा जी भौमी के चेहरे को छूते हुए कितनी प्यारी लग रही है आप। इतना क्या, वो अपनी आंखों से काजल निकाल भौमी के कान के पीछे काला टिका लगाते हुए किसी की नजर ना लगे आपको। प्रभा की बात सुनते हुए भौमी के फेस पर एक बड़ी की मुस्कुराहट आप जाती है। प्रभा जी पर एक चीज रह गई है। भौम कंफ्यूजन से क्या। प्रभा जी मुस्कुराते हुए उसके एक हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से उसमें कुछ रखते हुए ये आपकी अमानत। भौमी अपने हाथ में देखती है तो उसमें मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र देख भौमी प्रभा जी का हैरानी है दिखने लगती है। प्रभा जी ये आपका है बेटा, जो आपके पास वापस आ गया। आपके एक्सीडेंट के टाइम हमने इसे अपने पास रख लिया था, पर अब आप इसे वापस पहन लीजिए। प्रभा जी की बात सुन भौमी कुछ देर सोचकर मंगलसूत्र पहन लेती है। वो मंगलसूत्र बहुत खूबसूरत था, मंगलसूत्र बहुत लंबा था, उसके चैन में काले मोतियों के साथ सोने के मोती भी थे, वही उसके पेंडेंट में सोने के डिजाइन के साथ डायमंड्स जुड़े हुए थे। पेंडेंट के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत अक्षर में लेटर लिखा हुआ था। भौमी को वो मंगलसूत्र काफी पसंद आया। प्रभा जी अब लग रही है आप पूरी, चलिए अब अपने घर जाने का वक्त आ गया है। प्रभा जी की बात सुन भौमी उन्हें दिखने लगती है। क्या सोच रही है भौमी? कहाँ है भौमी का पति? क्यों कोई भी भौमी से मिलने नहीं आया? क्या होगा भौमी के ससुराल में? क्या निधि अपनी नई जिंदगी से जुड़े रिश्तों को संभाल पाएगी? चैप्टर 5। प्रभा जी भौमी के चेहरे को छूते हुए कितनी प्यारी लग रही है आप। इतना क्या, वो अपनी आंखों से काजल निकाल भौमी के कान के पीछे काला टिका लगाते हुए किसी की नजर ना लगे आपको। प्रभा की बात सुनते हुए भौमी के फेस पर एक बड़ी की मुस्कुराहट आप जाती है। प्रभा जी पर एक चीज रह गई। भौम कंफ्यूजन से क्या। प्रभा जी मुस्कुराते हुए उसके एक हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से उसमें कुछ रखते हुए ये आपकी अमानत। भौमी अपने हाथ में देखती है तो उसमें मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र देख भौमी प्रभा जी का हैरानी है दिखने लगती है। प्रभा जी ये आपका है बेटा, जो आपके पास वापस आ गया। आपके एक्सीडेंट के टाइम हमने इसे अपने पास रख लिया था, पर अब आप इसे वापस पहन लीजिए। प्रभा जी की बात सुन भौमी कुछ देर सोचकर मंगलसूत्र पहन लेती है। वो मंगलसूत्र बहुत खूबसूरत था, मंगलसूत्र बहुत लंबा था, उसके चैन में काले मोतियों के साथ सोने के मोती भी थे, वही उसके पेंडेंट में सोने के डिजाइन के साथ डायमंड्स जुड़े हुए थे। पेंडेंट के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत अक्षर में लेटर लिखा हुआ था। भौमी को वो मंगलसूत्र काफी पसंद आया। प्रभा जी अब लग रही है आप पूरी, चलिए अब अपने घर जाने का वक्त आ गया है। प्रभा जी की बात सुन भौमी उन्हें दिखने लगती है। अब आगे भौमी प्रभा जी का सहारा लेते हुए हॉस्पिटल के बाहर निकली। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी ब्लैक कार्स खड़ी थी, पूरे हॉस्पिटल को बॉडीगार्ड्स ने घेरा हुआ था। प्रभा जी ने भौमी को आराम से कार में बैठाया, फिर खुद भी दूसरी तरफ जाकर भौमी के साथ कार में बैठ गई। राजस्थान के खूबसूरत रास्तों से भौमी का काफिला गुजरने लगा। भौमी ने कार का शीशा नीचे किया तो जैसलमेर के रेत की ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूने लगती है। भौमी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में के कारों का कफिला एक बड़े से महल के सामने रुका। बॉडीगार्ड के इशारा किया तो महल का बड़ा सा दरवाजा खुला। भौमी ने कार के विंडो से बाहर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो। यूं तो भौमी ने अपने पास्ट लाइफ में बहुत लग्जूरियस चीजें देखी थी, बट आज तक भौमी ने इतना सुंदर महल नहीं देखा था। महल के एंट्रांस गेट पर ही बहुत बड़ा मोटा लकड़ी का गेट था, जिसमें नुकीले सिरे लगे हुए थे। फोर्ट बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। भौमी की कार महल के बड़े के बगीचे से होते हुए आगे बढ़ी। भौमी की कार प्रमुख महल के सामने आके रुक गई। प्रभा जी का सहारा लेते हुए भौमी कार से बाहर निकली। भौमी ने देखा पैलेस का प्रमुख गेट बहुत ही सुंदर था। गेट के दोनों तरफ हथियारों की मूर्ति थी, वही पैलेस बहुत ही सुंदर पत्थरों से बना हुआ था। भौमी प्रभा जी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गेट की चौखट पर पहुंचने के बाद प्रभा जी भौमी को रोकते हुए बोली, प्रभा जी यही रुकिए बेटा। प्रभा जी की बात सुन भौमी प्रभा जी को दिखने लगती है। प्रभा जी आवाज लगाते हुए लक्ष्मी।
बहू आई है, जल्दी से आरती की थाल लेके आओ। प्रभा जी की आवाज सुन एक 50-60 साल की औरत जल्दबाजी में दौड़ते हुए वहां आई। उसके हाथ में आरती की थाल थी। उन्होंने भी राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। वहीं उनके पीछे 3-4 और लोग थे। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए अंडस को आप आ गई बड़ी रानी सा बड़ी बहू को लेकर। लक्ष्मी जी भौमी का चेहरा छूटे हुए अंडस को, हे कितनी प्यारी लग रही है आप, आपको किसी की नजर ना लगे। लक्ष्मी जी प्रभा जी के हाथों में आरती की थाल देते हुए अंडस को, ये लीजिए बड़ी रानी सा आरती की थाल। प्रभा जी आरती का थाल लेकर भौमी के सर को दुपट्टे से ढककर उसकी आरती करती है। फिर द्वार पर चावल वाली कलश रख भौमी से कहती है। प्रभा जी अंडस को, भौमी बेटा अब अपने दाहिने पैर से इस कलश के चावल को गिरा के अंदर आ जाइए। भौमी वैसा ही करते हुए घर के अंदर कदम रखते हुए पूरे महल को दिखने लगती है। महल अंदर से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। पैलेस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा झूमर लटक रहा था। वही पैलेस की दीवारों पर कई तरह की नक्काशी की हुई थी जो इसको एकदम रॉयल लुक दे रहा था। ये पैलेस जितना पुराना है इसकी हिस्ट्री भी उतनी पुरानी और रोचक रही है। पर आज भी इस पैलेस की दीवारें उतनी मजबूत है, बस प्रेजेंट टाइम में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया है। प्रभा जी भौमी को सहारा देते हुए हॉल के सोफे पर बिठा देती है। प्रभा जी अंडस को, लक्ष्मी घर पर बाकी लोग कहाँ है। लक्ष्मी जी अंडस को, बड़ी रानी सा बड़े राजा सा और भाई सा पास वाले गांव में गए हैं। जी सा और छोटी बहुएं मंदिर गई हुई है और बच्चे कॉलेज गए हुए हैं और बाकी के लोग अपने कमरे में हैं। प्रभा जी अंडस को, ठीक है। प्रभा जी भौमी की तरफ देखते हुए अंडस को, भौमी आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए, शाम को हम आपको आपके परिवार से मिलाएंगे। भौमी हमें अपना सर हिला देती है। प्रभा जी आवाज लगाते हुए अंडस को, मीठी। आवाज सुन एक लड़की दौड़ते हुए वहां आई। अंडस को, जी दादी सा। भौमी ने देखा वो लड़की 16-17 साल की होंगी। उसने लेहंगा चोली पहन रखा था, थोड़ी सा दबा हुआ रंग, उसके चेहरे में ढेर सारी मासूमियत थी। मीठी अंडस को, जी बड़ी दादी सा आपने बुलाया। लक्ष्मी जी मीठी को आंखें दिखाते हुए बोली। अंडस को, मीठी हमने कितनी बार बोला है आपको इन्हें बड़ी मालकिन बोला कीजिए। मीठी बच्चों की तरह मुंह बिचकाते हुए अंडस को, पर दादी सा इन्होंने ही हमें इन्हें बड़ी दादी सा बोलने के लिए कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।